Hello everybody, in this lecture we will learn about the metals and non metals. तो metals और non metals क्या होते हैं इस चैप्टर में देखेंगे और ये बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। तो देखते हैं क्या होता है। जो हमारे अर्थ के ऊपर एलिमेंट्स हैं, तो अगर आपको एलिमेंट्स नहीं पता तो आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, है ना, आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर। नहीं देखी तो आप जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के चैप्टर में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उनके अंदर प्रेजेंट जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स है आपके 118 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वो एलिमेंट्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मेटल बोलते हैं पहले को, दूसरे को मेटलॉइड बोलते हैं और जो लास्ट तीसरा होता है उसको नॉन मेटल बोलते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में देखने वाले हैं कि मेटल कैसे होते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं। तो देखते हैं ध्यान से कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में क्या क्या होता है। तो एक पहले स्टार्ट करते हैं मेटल्स, और मेटलॉइड भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो हम मेटल्स से स्टार्ट करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। कैसे आप फिजिकली देख के किसी चीज को बताओगे कि ये या तो कोई भी चीज हम चारों तरफ देख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा या मेटलॉइड होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल होगा तो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के आप पता लगा सकते हो कि कोई भी चीज मेटल है या नॉन मेटल है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब उनके अंदर मैलिएबिलिटी होती है। ये मैलिएबिलिटी क्या होती है या मैलिएबल क्यों होता है, क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए, किसी भी अगर आप मेटल को अगर आप उसको पीटोगे हथौड़े से, उसको पीटोगे, उसके ऊपर आप हथौड़े से मारोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक थिन शीट में। मतलब कि अगर किसी भी चीज के ऊपर आप अगर हथौड़े से मार रहे हो और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और अगर वो हो रहा है कन्वर्ट थिन शीट में तो वो अपने आप में एक मेटल है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो समझ आ गई कि मेटल्स क्या होते हैं? मैलेबल होते हैं, मतलब इनके अंदर मैलेबिलिटी होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो होती है कि ये डक्टाइल होते हैं, इनके अंदर डक्टिलिटी होती है। ये डक्टाइल और डक्टिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा जितने भी हमारे वायर्स आते हैं वो कैसे होते हैं, वो किस चीज के होते हैं? वो कॉपर के होते हैं। तो कॉपर अपने आप में क्या है? एक मेटल है। तो हर एक मेटल को आप खींच के क्या कर सकते हो? वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर किसी भी एक मेटल को आप ड्रॉ कर सकते हो वायर में, थिन वायर में, पतले से वायर में, तो उसको बोलते हैं मेटल। तो डक्टिलिटी का मतलब कि आप किसी भी वायर को, किसी भी मेटल को खींच के किस में कन्वर्ट कर दो? वायर में कन्वर्ट कर दो। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। वो डक्टाइल होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल्स। नेक्स्ट होता है ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे हीट के गुड कंडक्टर कैसे हमें पता चलेगा? हीट के गुड कंडक्टर होते हैं जितने भी आपके, जो भी हम किचन में जो चीज हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वो सारे मेटल से बने होते हैं क्योंकि इजीली वो उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये भी एक तीसरी एक प्रॉपर्टी होगी मेटल्स की। ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। तभी हम इन्हें, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं उनके अंदर जो वायर आते हैं उनमें हम हर एक में हम मेटल्स का यूज करते हैं। जैसे कॉपर की वायर आती है, ठीक है। और पांचवा जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब ये चमकीले होते हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से चमकते हैं। जैसे आपने सोना देखा होगा, प्योर लोहा देखा होगा, चांदी देखा होगा, ये चमकीले होते हैं। ठीक है, ये हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर आप किसी भी मेटल को रूम टेम्परेचर पे देखोगे, मतलब ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर नॉर्मल, तो आप देखोगे वो सॉलिड फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो ये आपके फिजिकल होते हैं। और इन देखो मतलब कॉमन सी बात है, अगर वो टफ होंगे, हार्ड होंगे, सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का पॉइंट और बिल्कुल उबलने का पॉइंट भी हाई होगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये सारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी मेटल की। अब बात कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं हम? डिफरेंट केमिकल से इनकी रिएक्शन करा के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो पहले हम जो रिएक्शन कराएंगे वो मेटल की ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। अगर मैं मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाता हूँ तो क्या बनता है? चलो करवा के देख लेते हैं। कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया Na ले लिया, मतलब मेटल है, सोडियम है, प्लस में ऑक्सीजन ले लिया O2। अगर मैं किसी भी मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका मेटल ऑक्साइड, मतलब Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड। तो ये आपका, यहाँ Na की जगह कोई भी मेटल होता तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेगा, मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। अगर मैं बात करूं कि मेटल की, अगर मैं किसी भी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनता है? चलो करवा के देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने करवाया Na का रिएक्शन, Na प्लस में H2O, वाटर के साथ में रिएक्शन। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Na। देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी, मैं इसको थोड़ा साइड में समझा देता हूँ, ओपन खोल के एकदम। Na और H2O को मैं क्या लिख दूंगा, HOH, H2O हो गया। अब क्या होगा, Na जो होगा वो पॉजिटिव होता है और OH जो होता है इसमें H2O में वो नेगेटिव होता है, तो ये NaOH को लेके चला जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आई कैन से दैट कि NaOH बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया कि यहाँ पे आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब NaOH बन रहा है, प्लस में हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या होता है जब मेटल आपका एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो Na ही ले लेते हैं हम, ठीक है, Na यहाँ पे ले लिया, प्लस में HCl, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको भी थोड़ा मैं डिटेल में अगर समझाऊं तो किस तरीके से, चलो साइड में इसको भी सॉल्व। तो ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे Na आ गया, प्लस में HCl, H सिंगल बॉन्ड Cl। अगर ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। आपको पता है Na+1 होता है, Na जाएगा आपके क्लोरीन के साथ में और क्या बना लेगा यहाँ पे NaCl। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl प्लस में हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस हमेशा किसकी फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है। तो ये क्या बनाया, सॉल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो पता चल गया कि मेटल का जब एसिड के साथ में, किसी भी मेटल का किसी भी एसिड के साथ में आप रिएक्ट करवा दो या फिर वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दो, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज समझ आ गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे मूव करते हैं, और केमिकल रिएक्शन नहीं है, अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। ये तो हो गया आपकी मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज तीन चीजों से ही आप देखते हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के, पानी से रिएक्ट करवा के और एसिड से रिएक्ट करवा के। तीनों रिएक्शन आपको याद रखनी है कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब चलते हैं नॉन मेटल के ऊपर। अब नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। देखिए मेटल का उल्टा होता है नॉन मेटल, वाइस वर्सा, ठीक है, जस्ट उल्टा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, ना तो ये मैलेबल होते हैं ना ये डक्टाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, क्रिस्टल की तरह टूट जाते हैं। जैसे इनके ऊपर हथौड़ा मारोगे तो ना तो ये शीट में कन्वर्ट होगा, खींचोगे तो ये वायर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन होंगे, क्रिस्टल की तरह ब्रेक डाउन होंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, डू नॉट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लूं तो आपने देखा होगा आपके किचन के अंदर जो हैंडल होते हैं वो आपके नॉन मेटल से ही बने होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बोल दो, वो भी एक तरीके से नॉन मेटल है। तो वो आप जो आपका जो बर्तन होता है वो तो गर्म हो जाता है, लेकिन आपका हैंडल गर्म नहीं होता, बिकॉज ये हीट के कंडक्टर नहीं होता, ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। ये शाइनी नहीं होते, डल होते हैं, ये मतलब ये चमकीले नहीं होते, लस्ट्रस नहीं होते, सॉफ्ट होता है टच करने पे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, इजीली टूट जाते हैं। इनका अगर सॉफ्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा। और ये किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं, देखो आपको पता है कि सॉलिड में मिल रहा था आपका मेटल रूम टेम्परेचर में, लेकिन ये सॉलिड में भी मिल सकते हैं, आपको लिक्विड में भी मिल सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी मिल सकते हैं नॉन मेटल। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो सॉलिड में मिलता है और लिक्विड गैस में। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो वही करते हैं हम, पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा लेते हैं, फिर हम वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, फिर उसके बाद में नॉन मेटल का आप सॉल्ट से रिएक्ट करवाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करवाता हूँ रिएक्शन, तो किस तरीके से रिएक्शन होगा। नॉन मेटल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, कोई भी नॉन मेटल ले लेता हूँ। अब नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं वो आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में देखोगे, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा नॉन मेटल वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर, उसको देखोगे तो आपको मेटल नॉन मेटल के नाम और पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझ आएगा। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। नॉन मेटल के अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाता हूँ तो क्या बनता है। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ। तो मैं यहाँ पे एक नॉन मेटल लेता हूँ जिसका नाम है कार्बन। तो कार्बन का अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मतलब कि नॉन मेटल भी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बनेगा CO2, ठीक है। तो ये CO2 आपका क्रिएट होगा। तो समझ आ गया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स ही बनाते हैं,
लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी कि नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल एंड सॉल्ट की। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल एंड सॉल्ट, कोई भी एक नॉन मेटल ले लेते हैं और कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं, उनका रिएक्शन हम देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने एक सॉल्ट ले लिया NaBr, मतलब सोडियम ब्रोमाइड, NaBr। इसका रिएक्शन मैंने नॉन मेटल क्लोरीन के साथ में अगर मैंने करवाया तो ये क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट बनाएगा और डबल मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मतलब ये क्लोरीन जो है वो Br की जगह जाके बैठ जाएगा और Br बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, ये आपका NaCl बनेगा प्लस में Br बाहर। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बनेगा सॉल्टी। तो आपको समझ आना है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब ये तो हो गया आपका सॉल्ट से रिएक्शन। तो सॉल्ट से सॉल्ट ही बनाता है दोबारा से, तो ये भी अपने आप में एक सॉल्ट था। ये देखो क्या होता है, सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता कि NaCl दुनिया में सॉल्ट है। जो प्लस और माइनस मिलके जो चीज बना लेते हैं उसको सॉल्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे Na प्लस Br माइनस था, यहाँ पे भी Na प्लस Cl माइनस है, दोनों को सॉल्ट बोल देते हैं। ये याद रखना आपको। अब नॉन मेटल जो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा वो किस तरीके से करेगा, तो देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्ट करता है आपके क्लोरीन के साथ में, क्लोराइड। नॉन मेटल में यहाँ पे ले लेता हूँ आपका कुछ भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन इज ऑल्सो कंसिडर एज द नॉन मेटल। हाइड्रोजन का अगर मैं क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो ये क्या बनाएगा, आपका HCl बनेगा। ठीक, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि किस तरीके से ये जैसे यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस ले लिया T प्लस में Cl2, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, PCl3। अब आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे 3 क्यों लगाया मैंने। अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए किस तरीके से आपके कोई भी एक इक्वेशन या फिर बोल दो फॉर्मूला क्रिएट होता है। दो चीजें मिलती हैं, मतलब फॉस्फोरस एंड क्लोरीन मिल रहा है, इन दोनों के मतलब वैलेंसी को आप इनके नीचे लिख दो। इसकी वैलेंसी 3, इसकी 1, और इनको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके पैरों में लिख दो, है ना। तो ये बनेगा P1Cl3, तो यहाँ पे PCl3। तो इस तरीके से रिएक्शन हुई और ये इस तरीके से क्रिएट होगा। दैट्स इट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल का। हाइड्रोजन के साथ में अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, मैंने आपको बताया कि ये इटसेल्फ हाइड्रोजन, लेकिन मैं स्पेस अलग तरीके से हाइड्रोजन कंपाउंड से अगर मैं नॉन मेटल की रिएक्शन करवाता हूँ तो ये क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन सल्फेट में यहाँ पे H2S क्रिएट होगा। दैट्स इट, ठीक है, हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाता है इससे। तो इस तरीके से आपके नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज आपको शो होंगी। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पॉज करो वीडियो, कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं है डाउट तो आप इसको पॉज करो और आप नोट्स की फॉर्म में इसको लिख लो। अब हम आगे चलेंगे। अब हम देखने वाले हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कि कुछ ऐसे आपके मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमने कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कैटेगरी। तो हमको पता है कि जितने भी आपके नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जो कि आपका ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए भी, ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं इसके अंदर। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। दूसरी जो कैटेगरी है वो है लस्टर, मतलब लस्ट्रस, चमकीले। आपको पता है जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डल होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। आप देख पा रहे हो ये आयोडीन की इमेज है, ठीक है, ये चमकीला है नॉन मेटल होने के बाद भी। ये क्या होता है आपका नॉन मेटल, नॉन मेटल होने के बाद भी ये शाइन करता है। उसके बाद अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं जो कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, आपको पता है जितनी भी ये कैटेगरी है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, आप सबको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, मेटल्स हैं, मतलब सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। लेकिन आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, लेकिन Na मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मेटल होने के बाद भी क्या है, सॉफ्ट होते हैं। ये इजीली नाइफ से काटे जा सकते हैं, चाकू से आप इनको काट सकते हो। तो ये मेटल होने के, ये क्या है, मेटल होने के बाद भी सॉफ्ट होते हैं। ये मेटल होके भी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मेटल बोलते हैं इनको। वी कैन कट इट इजीली बाय द यूज ऑफ नाइफ, हम नाइफ से इसको काट सकते हैं। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो आपको पता है कि फिजिकल स्टेट जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, मर्क्यूरी क्या है, एक मेटल है, मर्क्यूरी एक मेटल है, मेटल है। रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, सारे के सारे सॉलिड होता है, लेकिन
मर्क्यूरी की जो सॉलिड जो रूम टेम्परेचर पे स्टेट होती है वो लिक्विड होती है, कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो ये एक्सेप्शन है, ये सीधे एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो आंसर होगा मर्क्यूरी। सीधा पूछ लेगा कि कौन से ऐसे मेटल है जो नाइफ से काटे जा सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। और पूछ लेगा नॉन मेटल होते हुए कौन सा लस्ट्रस है, तो आयोडीन। कौन सा नॉन मेटल होते हुए आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ग्रेफाइट आपका कंडक्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और नेट इक्वेशन बनाओ। तो हम देखते हैं, डॉट स्ट्रक्चर भी देखेंगे और नेट इक्वेशन भी देखेंगे। तो शुरू कर, देखो मेटल और नॉन मेटल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एक मेटल का एक नॉन मेटल का, फिर आपको थोड़ा डिटेल में समझ आएंगी चीजें। तो देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं एक मेटल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेटल ले लिया मैंने, मेटल ले लिया यहाँ पे, प्लस में एक नॉन मेटल ले लेता हूँ, मेटल ले लिया मैंने यहाँ पे सोडियम Na, ठीक है, Na मैंने यहाँ पे ले लिया, नॉन मेटल ले लिया मैंने क्लोरीन, ठीक है। अब इन दोनों को हम अंदर तक समझेंगे ये रिएक्ट करते कैसे हैं, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनका डॉट स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। कोई भी एक नॉन मेटल, कोई भी एक मेटल, आपको पता है सबसे पहले कि जो Na होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11। तो Na का एटॉमिक नंबर होता है आपका 11। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस तरीके से होता है, पहला जो ऑर्बिट होता है उसमें 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर 1 होता है। ओके, तो मतलब ये 2 8 1 इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर क्लोरीन की मैं बात करूं, तो क्लोरीन का जो 17 आपका एटॉमिक नंबर होता है, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 होता है, 8 होता है एंड 7 होता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि Na जो होगा वो अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए या तो 7 ले ले या 1 रिड्यूस कर दे। तो अगर वो 7 लेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, मैं आपसे बोलूँ कि आपको 7 डब्बे नीचे से ऊपर उठा के लाने या फिर 1 डब्बा नीचे लेके जाना है, दोनों में से एक काम करना है, तो आप क्या करोगे जिसमें कम एनर्जी लगे, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। लेकिन क्लोरीन को तो सिर्फ 8 करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 ही चाहिए, या तो ये 7 दे या 1 ले। तो ये क्या करता है, 1 को ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपने अंदर ले लेता है। इस तरीके से Na इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन चुपचाप लेके और दोनों बॉन्ड बना लेते हैं कि तू भी खाएगा, मैं भी खुश, तू भी खुश। तो अब ध्यान से इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये Na का एटॉमिक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ये Na का एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है। और इसके अंदर ये आपका जो, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है। पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और उसके बाद होंगे आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है Na के, सोडियम की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोडियम। तो जो इसमें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये तो हो गया आपका Na का, ठीक है, ये तो हो गया आपका Na का। प्लस में आपका जो क्लोरीन है उसके पास भी 3 ही ऑर्बिट्स हैं। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, थर्ड शेल भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे भी पहले में 2 होंगे, उसके बाद 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे दिया जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो Na ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव 1 बोला जाता है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 बोला जाएगा। तो ये इस तरीके से इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बॉन्डिंग। तो ये आपका डॉट स्ट्रक्चर टाइप हो गया। अगर मैं इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इक्वेशन की फॉर्म में कुछ इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 एंड 1। अगर मैं माइनस कर दूं 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको कैसे लिखेंगे, इसने माइनस किया है मतलब रिड्यूस किया है, तो +1 लिखा जाएगा, मतलब Na+1, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 2 और 8, मतलब आउटर मोस्ट शेल फिल हो गया कंप्लीटली। ये इसको इक्वेशन 1 मान लो,
उसके बाद में अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस किया है इन्होंने, उस इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, प्लस कर लेगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम बोलते हैं माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 से। तो क्लोरीन के पास में अब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम -1 भी लिख सकते हैं, Cl-1, ठीक है। अगर हम दोनों की दोनों इक्वेशंस को अगर मैं मिला के लिख दूँ तो कैसे लिखा जाएगा? दोनों की दोनों इक्वेशंस को अगर मैं मिला के लिखूंगा तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन के पास में कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में। ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे दे दिया गया। तो अब क्या बन गया ये? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Na प्लस एंड Cl ने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, या फिर इसको लिख दो आप NaCl डायरेक्ट। तो ये आपकी नेट इक्वेशन बोली जाती है, इसमें दोनों को एक साथ मिला के लिख दिया जाता है। तो अगर नेट इक्वेशन बोले तो इस तरीके से आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। डॉट स्ट्रक्चर बोले तो डॉट स्ट्रक्चर कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर को शो करते हुए आपको दिखाना है। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम मैग्नीशियम क्लोराइड को मिलाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ में क्लोरीन को अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो किस तरीके से रिएक्शन होगा? तो आपको पता है मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम की बात करते हैं Mg। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज कर देता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ही आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको क्या बोल सकते हो आप? इसको Mg+2 बोल सकते हो, मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। तो हम इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं Mg+2। और क्लोरीन को हम जानते ही हैं कि क्लोरीन जो होता है उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल को मिला के। तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किए थे जो मैग्नीशियम ने, वो ले लिए। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो आप Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 -1। तो ये आपकी हो गई सेपरेटिंग। अब इनको मिला के मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। तो अगर मैं मिला के लिखूँ दोनों के दोनों को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Mg के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्लोरीन को 2 क्लोरीन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, 2 3 4 5 6 7, एक ही क्लोरीन 5 6 7, एक ये क्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये कुछ इस तरीके से MgCl2 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से रिएक्शंस होती है। अगर मैं बात करूँ क्लोरीन से किस तरीके से एक दूसरे से, मतलब कि 2 नॉन मेटल एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं Cl2 को कैसे लिखते हैं, तो Cl के पास में 1 2 3 4 5 6 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होगा, ये दोनों को 8 मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या करेंगे कि इसका ये एक, ये इसका ये एक, मतलब एक दूसरे से मिल बांट के खाएंगे, मतलब क्लोरीन एंड क्लोरीन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी ऐसे ही बनाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि कैसे मेटल नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नई चीज की जिसका नाम होता है रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज का बेसिकली मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो आपके पास में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे मेटल्स हैं। तो हम कुछ मेटल्स को यहाँ पे लेंगे और पता करेंगे कि मेटल्स कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है वो कुछ इस तरीके से। आपका सबसे ऊपर पोटेशियम आपको दिख रहा है, उसके बाद में सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, और फेरस या फेरम भी बोलते हैं इसको, या फिर आयरन भी बोलते हैं, टिन है, Sn, Pb लेड है, Cu कॉपर है, Hg मर्क्यूरी है, Ag आपका सिल्वर है, Au गोल्ड है।
सबसे कम जो रिएक्टिव होता है वो आपका Au मतलब गोल्ड होता है, सबसे ज्यादा होता है वो पोटेशियम होता है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है। जैसे कालू फॉर कैल्शियम, सॉरी के मतलब पोटेशियम, नाम मतलब Na सोडियम, का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड अलग से याद करने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ये याद क्यों करना पड़ता है? याद इसलिए करना पड़ता है कि जो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये पता होता है आपको कि आपके पास में दो मेटल है तो कौन ज्यादा पावरफुल है। जो सबसे ऊपर आता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, जो जितना ऊपर वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है। समझ आ गई बात? अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मेटल्स होते हैं आपके जमीन के अंदर, उनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है वो कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है। जैसे ही हम अर्थ को खोदते हैं तो हमको मिलते हैं ओर। ठीक है, ओर मतलब क्या होता है? ओर का मतलब होता है कि एक ऐसा मेटल का इम्प्योरिटी मिली हुई मेटल, मतलब एक मेटल हो उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई हो, उस चीज को हम ओर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि मेटल्स भी तीन तरीके से आपको बांटे हुए हैं। पहला होता है हाईली रिएक्टिव मेटल, और मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। अब कौन कौन से लो, कौन कौन से हाई, कौन कौन से मीडियम होते हैं ये देखेंगे। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज पे चलते हैं। तो जो आप एल्यूमिनियम तक जो देख पा रहे हो, मतलब आपके के से लगा के Al तक, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव। और आप कॉपर और जिंक, यहाँ जिंक से कॉपर तक, ये मीडियम रिएक्टिव होते हैं। और जो लोअर रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं आपके मरकरी सिल्वर और गोल्ड। ये आपका लोवेस्ट रिएक्टिव मेटल्स में काउंट होता है। तो हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। अब हाईली रिएक्टिव को करने का तरीका अलग है, लीस्ट रिएक्टिव को करने का तरीका अलग है, और एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, और मीडियम रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। तो हम देखते हैं सबसे पहले और जो होता है उसके वो तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। या तो वो हाईली रिएक्टिव का हो सकता है, या फिर वो मीडियम रिएक्टिव का हो सकता है, या फिर वो लो रिएक्टिव का आपके पास में और हो सकता है। अगर हाईली रिएक्टिव का है तो इसका क्या किया जाता है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? सबसे पहले जैसे हमने खोदने के बाद में जो आपके पास में और निकला उसको पिघलाते हैं, गर्म करते हैं। पिघलने के बाद में हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर उस पिघले हुई चीज को भरते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक एनोड होता है और यहाँ पे एक कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इसको ही बोलते हैं। और यहाँ पे लगा देते हैं बैटरी, और इस बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो क्या होता है, इसको हम प्योर फॉर्म को हम ले पाते हैं। तो इस तरीके से हम सिर्फ सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस करके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या ले सकते हैं, प्योर मेटल ले सकते हैं हाईली रिएक्टिव का। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं वो या तो कार्बोनेट की फॉर्म में उनके अंदर इम्प्योरिटी मिलती है, या फिर सल्फाइड की फॉर्म में उनके अंदर इम्प्योरिटीज मिलती है। अगर कार्बोनेट की फॉर्म में इम्प्योरिटीज हैं तो हम करते हैं उनका कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है? अब देखो, कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को हटा दो और बहुत भयंकर तरीके से उनको गर्म करो। और सल्फाइड का रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में उनको गर्म करना, बस ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद जैसे ही गर्म करते तो हमें वो ऑक्साइड मिल जाता है, मतलब कि वो कार्बोनेट और सल्फाइड से क्या मिल गए, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, कार्बन और सल्फेट निकल गए उनसे। फिर उनका हम रिडक्शन कर देते हैं। अब आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं मैं बताता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन को रिमूव करवाना है तो जस्ट आप किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करवा दो तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन निकला तो फिर इसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन कैसे करते हैं वो हमें अभी देखने वाला है, और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेटल्स जो लो रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो इनका क्या होता है, ये सिर्फ आपको सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं। और आपको पता है कि सल्फाइड ओर से सल्फाइड हटाने के लिए हमने रोस्टिंग करी है, रोस्टिंग करके हमें मेटल मिलता है। और मेटल मिलने के बाद में हम उसको भी रिफाइन करते हैं। अब रिफाइन कैसे करते हैं, देखिए रिफाइनिंग करने के लिए हमारे पास में ये मेथड होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जिस चीज की रिफाइनिंग करनी है, जैसे कॉपर की यहाँ पे रिफाइनिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल जिसकी रिफाइनिंग कर दी है उसका इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं, ठीक है। एनोड मतलब पॉजिटिव साइड बनाते हैं और ये नेगेटिव साइड है यहाँ पे। और उसी मेटल का प्योर एक यहाँ पे रोड लेते हैं प्योर, और उसका हम नेगेटिव साइड पे रख देते हैं। इस तरीके से हमने रख दी।
इसके बाद में एक सॉल्यूशन लेते हैं उसी मेटल के सल्फेट का, जैसे कॉपर के सल्फेट का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया और हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से जो कॉपर होगा, प्योर कॉपर, वो यहाँ से मूव करके आपकी जो आपकी दूसरी रोड लगाई है आपने प्योर, उसकी तरफ जा जाके यहाँ पे चिपकने लग जाएगा और उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा प्योर कॉपर की। अब प्योर कॉपर की आपकी लेयर बन चुकी है और जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे तुरंत एनोड के नीचे आ जाएगी, जिसको हम एनोड मड बोलते हैं। तो ये रिफाइनरी का एक सिस्टम होता है, तो हम इस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं कोरोसन की। मेटल्स है तो कोरोसन होगा ही होगा। मेटल्स कोरोसन का मतलब क्या होता है, पानी के साथ में या मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके वो अपने आप को तोड़ने लग जाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो उनका प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, या तो पेंट करके कर सकते हैं। मेटल्स के ऊपर आप पेंट कर दो प्लास्टिक, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में वो है अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय देखते हैं। अलॉयस होते हैं दो मेटल्स को अगर मिला दिया जाए तो उनको अलॉयस बोलते हैं, मिक्स मेटल भी बोल देते हैं। तो कितने तरीके के आपके अलॉयस दिए हुए हैं। पहला होता है आपका ब्रास, BRASS, ब्रास, ये होता है कॉपर का और जिंक का, ठीक है। और एक होता है ब्रॉन्ज, जो कि होता है कॉपर का और आपके टिन का, SN का, ठीक है, SN मतलब टिन। और तीसरा होता है सोल्डर, जो कि होता है आपका लेड का और SN का। उसके बाद में एक होता है अमलगम, ये भी एक अलॉय होता है। अमलगम का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी मेटल को अगर आपने मरकरी के साथ में मिला दिया, किसी भी मेटल को, एक्स मेटल को अगर आपने मरकरी के साथ मिला दिया, उस अलॉय का नाम ही अमलगम पड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके अलॉयस होते हैं। तो ये पूरा चैप्टर था। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी चीज़ नहीं समझ आई। मैं उसको अलग वीडियो में, उस टॉपिक का अलग वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करके आपके कमेंट में लिंक छोड़ दूंगा। तो प्लीज़ थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत एफर्ट्स लगाए हैं मैंने। धन्यवाद।